हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली। अब भाई जो विविध प्रश्नावली होती है उसमें ना पूरे चैप्टर के सवाल आपको मिल जाएंगे। भाई चैप्टर में जो भी हमने प्रश्नावलियाँ पढ़ी हैं, जो भी हमने टॉपिक पढ़े हुए हैं, आपको लगभग हर टॉपिक पर बेस्ड यहाँ सवाल मिल जाएगा। अतः भाई जो ये हमारी विविध प्रश्नावली होती है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि भाई अगर आपने इसे हल कर लिया तो भाई समझो कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आता है। ठीक है, तो आप शुरू करेंगे हम विविध प्रश्नावली। सवाल नंबर 1 हमने पहले से लिखा हुआ है। अब भाई ध्यान दीजिएगा। अब भाई हमारे पास यहाँ ना fx दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। fx का मान x² है कब? जब x का मान 0 से लेकर 3 तक है। fx का ही मान 3x है कब? जब x का मान 3 से लेकर 10 तक है। दूसरी बात, gx में क्या है? मान x² है कब? जब x का मान 0 से लेकर 2 तक है। और मान 3x है कब? जब x का मान 2 से लेकर 10 तक है तब। अब ध्यान दीजिएगा, भाई सवाल में कह रहा है कि ये वाला फलन है लेकिन ये वाला फलन नहीं है, ऐसा हमें दिखाना है। ठीक है, fx वाला फलन है लेकिन gx वाला फलन नहीं है, ऐसा हमें दिखाना है। तो भाई ध्यान दो पहले। ठीक है, fx का मान x² है कब? जब भाई कह रहा है कि x का मान जो है वह 0 से लेकर 3 तक है। ठीक है भाई, यहाँ 3 होगा। फिर कह रहा है कि fx का मान जो है वह 3x है कब? जब x का मान 3 से लेकर 10 तक है तब। ठीक है, अब भाई इस सवाल को हम करेंगे कैसे? सबसे पहले देख लो कि कॉमन वैल्यू क्या है। भाई यहाँ x का मान 0 से लेकर 3 तक है, यहाँ x का मान 3 से लेकर 10 तक है। तो भाई x बराबर जो 3 है वो कॉमन वैल्यू है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पर x बराबर 3 पर ना फंक्शन का मान निकाल लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f3 बराबर हो जाएगा 3² और भाई मान आ जाएगा 9। ये वाली कंडीशन है। अब भाई ये वाली कंडीशन पे आ जाओ, f3 का मान निकालो। क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 और भाई मान आ जाएगा 9। अर्थात हमने एक डोमेन यूज किया है तो भाई फंक्शन का मान बराबर आ गया है। अगर एक ही डोमेन पर फंक्शन के मान अलग अलग आ जाएं तो वो फंक्शन नहीं माना जाता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ 3 मान रखा है आपने तो भाई उत्तर आया 9। यहाँ 3 मान रखा है और भाई मान लो यहाँ उत्तर 12 आ जाता तो भाई 3 रखने पर 9 आया, 3 रखने पर 12 आया। अर्थात एक ही डोमेन पर हमें 2 रेंज मिल गई। अगर एक ही डोमेन पर आपको 2 रेंज मिल गई हैं तो वह फलन कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एक ही डोमेन पर हमको भाई सेम रेंज मिल जाए तो जान जाओ वो फलन है। तो जो fx वाला है वह फलन है, ऐसा भाई आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखोगे कि 3 डोमेन के लिए रेंज का मान समान आया है, सो यह वाला फलन है। अब आ जाओ gx पे। अब ध्यान दीजिएगा, भाई सेम ही चीज लिखी हुई है। अब gx में क्या है? gx का मान x² है कब? जब x का मान 0 से लेके 2 तक है, इस प्रकार से। फिर भाई gx का मान है 3x कब? जब मान 2 से लेकर 10 तक है तब। यहाँ पर कॉमन वैल्यू देख लो, भाई x का मान यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मान निकाल के देख लो भाई, यहाँ हो जाएगा g2। यहाँ से निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग 4। यहाँ पे निकालो g2, यहाँ से निकाला है हमने, क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3, मान आ गया 6। अब ध्यान देना, एक ही डोमेन के लिए यहाँ रेंज के मान अलग अलग आ गए हैं। अर्थात ऐसे लिखोगे 2, 4 और भाई 2, 6। फिर भाई शुरुआत में आपको हमने बताया था कि कोई भी फलन हो वहाँ पर कोई 2 डोमेन एक जैसी नहीं हो सकती हैं। अगर कोई 2 डोमेन एक जैसी हैं तो भाई समझ जाओ वो फलन नहीं होगा। तो ये वाला फलन नहीं है जबकि ये वाला फलन है। तो समझ गए भाई? तो इस प्रकार से आपको प्रूव करना होता है कि कोई फलन है या नहीं है।
अब चलते हैं भाई सवाल नंबर 2 पे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 पे। भाई हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर। तो कह रहा है कि एफ 1.1 माइनस एफ वन अपान 1.1 माइनस 1 का ना हमें मान निकालना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखो दो फंक्शन की वैल्यू है, पहले आप इन दोनों फंक्शन की ना वैल्यू निकाल लो, फिर भाई इस पूरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे वैल्यू, ध्यान देखिएगा भाई। एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ आप x का मान 1.1 रख दें तो आ जाएगा f 1.1। तो भाई मान क्या हो जाएगा 1.1 का वर्ग। ठीक है भाई, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ x का मान आप 1.1 रखोगे तो यहाँ भाई वर्ग हो जाएगा, और इसका मान क्या आ जाएगा 1.21। क्लियर भाई, इसका वर्ग तो यही होगा, 11 का वर्ग 121। फिर आ जाओ f1 पे, तो भाई f1 का मान हो जाएगा 1 का वर्ग अर्थात 1 आ जाएगा। अब ना यहाँ मान रख लो, ठीक है। कैसे रखोगे, f 1.1 का मान क्या है 1.21 माइनस f1 का मान है 1, फिर इसको ऐसे उतार लो 1.1 माइनस 1। यहाँ भाई घटाओगे तो ऐसे आ जाएगा इस प्रकार से, भाई यहाँ घटाओगे तो ऐसे आ जाएगा। अभी आप दशमलव काटोगे ना तो आंसर आ जाएगा 2.1। सो भाई हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2.1। तो भाई इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस सिंपली आपको ना फंक्शन के मान अगर निकालने आते हैं तो भाई ऐसे सवालों को आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 3 पर। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पे। यहाँ पर भाई हमें कोई फलन पता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और भाई नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब भाई हमें इस फलन का ना प्रांत निकालना है, ठीक है। तो भाई प्रांत और परिसर को आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो भाई यहाँ पर ना एकदम सरल भाषा में देख लो कि प्रांत क्या होता है। भाई प्रांत होता है x के मान, अर्थात फलन में हम जो x के मान रख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रांत। और परिसर क्या होता है, भाई परिसर होता है x का मान रखने पर जो फलन के मान आएंगे उन्हें हम कहते हैं परिसर। तो यहाँ पर केवल पूछ रहा है प्रांत क्या है। भाई इसका मतलब हुआ कि इस वाले फलन में हम x के कौन कौन से मान रख सकते हैं, ताकि भाई फलन का उत्तर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ गुणनखंड कर लेंगे, सिंपली एकदम भाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो भाई ऊपर ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे ध्यान देना है एक्स स्क्वायर, भाई यहाँ 8x है और प्लस 12 है, गुणनखंड करोगे तो ऐसे आ जाएगा प्लस 12, ठीक है। थोड़ा सा और हल कर लो तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ x कॉमन x माइनस 6, और भाई यहाँ -2 कॉमन x माइनस 6, ठीक है। अब x माइनस 6 कॉमन ले लो तो ऐसे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 6, और भाई यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। अब क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा f(x) का मान। अब यहाँ पे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कि हम यहाँ x के कौन से मान रख सकते हैं ताकि भाई फलन का मान निकल आए, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अगर आप यहाँ फलन का मान 6 रख दो तो भाई ये वाला पद 0 हो जाएगा और फलन का मान अपरिभाषित हो जाएगा। अर्थात भाई पहली बात कि x का मान 6 नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ अगर आप x का मान 2 रख दोगे तब भी ये वाला 0 हो जाएगा और फलन का मान अपरिभाषित हो जाएगा। अर्थात भाई फलन का मान 2 भी नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो, 6 और 2 के अलावा आप कोई भी मान रख दो x का, फलन का मान निकल आएगा। खाली आप 6 ना रखो और 2 ना रखो। भाई 6 रखोगे 2 रखोगे तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, और भाई मान क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा इनफाइनाइट, अर्थात मान निकलेगा नहीं। तो 6 और 2 के अलावा आप कोई भी मान रख दो, समझो भाई फलन का मान आ जाएगा। कोई भी मान का मतलब होता है कोई भी वास्तविक मान, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई।
तो जो x है वह r को बिलोंग करेगी, लेकिन वहां पर 6 और 2 नहीं होने चाहिए। अर्थात इस वाले फंक्शन का प्रांत क्या होगा, रियल नंबर्स होंगी, लेकिन 6 और 2 को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याएं जो हैं इसका प्रांत हो सकती हैं, बस 6 और 2 को छोड़कर। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब भाई प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। कह रहा है कि हमारे पास कोई वास्तविक फलन है f(x) बराबर √x-1। हमें इसका ना प्रांत और परिसर निकालना है। ठीक है, तो भाई सवाल पिछले सवाल की तरह है, बस यहाँ हमें परिसर भी निकालना है। बाकी भाई पीछे वाले सवाल में हम प्रांत निकाल चुके हैं। सबसे पहले आप f(x) का मान लिखो √x-1। अब ध्यान दो, कह रहा है कि वास्तविक फलन है, अर्थात f(x) का मान जो है वह वास्तविक होना चाहिए। अब ध्यान दो यहाँ पे भाई, अगर अंडर रूट के अंदर संख्या माइनस की हो जाएगी तो f(x) का मान वास्तविक नहीं रहेगा, अर्थात x-1 का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए। भाई माइनस की होगी तो यहाँ काल्पनिक मान आ जाएगा और फलन वास्तविक नहीं रहेगा। अब यहाँ से ध्यान दो, क्या हो जाएगा, x बड़ा है बराबर है 1। इसका क्या मतलब हुआ भाई कि x का मान 1 या 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए, इससे कम मान लोगे तो भाई फलन काल्पनिक हो जाएगा। तो प्रांत क्या हो जाएगा हमारा भाई 1 या 1 से अधिक, तो हो जाएगा 1, इधर भाई ओपन और इधर वाला क्लोज। अगर यहाँ बराबर का निशान लगा हुआ है तो इधर आप ओपन लगाइए और भाई इधर लगाइए क्लोज वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रांत 1 से इनफाइनाइट तक। अब आ जाओ परिसर पे। ठीक है भाई, अब परिसर कैसे ज्ञात करते हो, f(x) बराबर है √x-1, इसे ना हमेशा y मान लो। ठीक है, अभी यहाँ से ना x का मान निकालो, दोनों पक्षों में वर्क कर दो। सो x-1 बराबर क्या हो जाएगा, y²। सो x बराबर क्या हो जाएगा 1 + y²। भाई एक उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब ध्यान देना है अब x का मान वास्तविक कब होगा भाई, आप y का ना यहाँ कोई भी मान रख दो, y का आप कोई मान रखो, x का मान तो वास्तविक हो ही जाएगा। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि y का जो मान है वह 0 या 0 से बड़ा, आप कोई भी मान रख दो, x का मान वास्तविक आ जाएगा। तो जो ये वाले मान होते हैं ये होता है हमारा परिसर। ठीक है, ऊपर से निकलता है प्रांत और जब आप बराबर y करके मान लेते हो तो निकलता है परिसर। भाई परिसर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से बड़ा है तो यहाँ लिखोगे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, इधर ओपन और इधर क्लोज। बस भाई इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इधर ओपन रहेगा और उधर क्लोज रहेगा। तो ये हो गया हमारा प्रांत और इधर हो गया परिसर। और भाई प्रश्न नंबर 4 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। हमारे पास एक फंक्शन है f(x) बराबर मॉड्यूलस ऑफ x-1 और हमें यहां पर भी भाई प्रांत और परिसर ही ज्ञात करना है। तो भाई प्रांत क्या होता है, प्रांत वो होता है x के मान जहां पर भाई f(x) का मान वास्तविक आ जाए बस। अब यहां बताओ कि आप x के कौन कौन से मान रख सकते हो कि f(x) का मान वास्तविक आ जाए। अब एक बात ध्यान रखना, अब आप चाहो x के धनात्मक मान लो, चाहो भाई ऋणात्मक मान लो, चाहो इसका मान 0 रख दो, f(x) का मान हमेशा वास्तविक ही आएगा। ठीक है भाई, कुछ भी कर लो आप, x का कोई भी मान रख लो, f(x) का मान वास्तविक ही यहाँ पर आएगा। तो आप भाई यहाँ साफ साफ लिख सकते हो कि जो x है वह r को बिलोंग करेगा। ठीक है, कि अर्थात वास्तविक संख्याओं में आप कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, f(x) का मान वास्तविक हो जाएगा। सो हमारा प्रांत हो जाएगा r, अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आ जाओ परिसर पे। बहुत आसान है भाई परिसर निकालना। अब ध्यान दो, अब आप x का कोई भी मान रखो और बताओ f(x) का मान क्या आएगा। जो f(x) के मान होते हैं वो होते हैं परिसर। जैसे आप यहाँ x का कोई भी मान रख दो, हमेशा भाई उत्तर प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है।
एक्स का मान आप 0 रखोगे तब भी प्लस का आएगा, माइनस के रखोगे तब भी प्लस का आएगा, प्लस के रखोगे तब भी प्लस का ही मान आएगा। अर्थात एफ एक्स का जो मान है वह हमेशा प्लस का आएगा। ठीक है, तो परिसर क्या हो जाएगा, ऋणेतर संख्याएं। क्या हो जाएगा भाई, ऋणेतर संख्याएं। अर्थात ऋण संख्याओं के अलावा बाकी सभी संख्याएं परिसर होंगी, बस परिसर में माइनस की संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि भाई एफ एक्स का मान माइनस में कभी आएगा ही नहीं। समझ में आया भाई, तो परिसर हो जाएंगी हमारी ऋणेतर संख्याएं, अर्थात माइनस की संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। अब भाई प्रश्न नंबर 6 पे आ जाओ। यहां पर हमें f बराबर लिखा हुआ है x कामा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां पर जो x है वो r को बिलोंग कर रही है, तो हमें निकालना है f का परिसर। ठीक है, हमें भाई रेंज निकालनी है। अब ध्यान देना है भाई, x कामा y होता है तो ये x का मान है और ये वाला y का मान है, या भाई कह दो ये x का मान है और ये वाला fx का मान है। ठीक है, तो यहां से fx का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको रेंज निकालनी है तो बराबर y मान लो और यहां से x का मान निकालो, तो भाई तिरछी गुणा करो, यहां पे हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर y। इसको इधर ले आओ, सो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y बराबर y। यहाँ ना कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर को, क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई बराबर y। सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई। सो भाई x का मान क्या हो जाएगा, अब बहुत ध्यान देना यहाँ पे, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब भाई हमें बताओ कि आप y का कैसा मान रखोगे कि x का मान जो है वास्तविक आ जाए। ठीक है भाई, चूंकि कह रहा है कि जो x है वो r को बिलोंग करता है, अर्थात ये वाली संख्या कभी भी माइनस की नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये वाली संख्या जो है वह माइनस की नहीं हो सकती है। अब ध्यान देना, अगर आप y का मान 1 रख दोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, y का मान आप 1 भी नहीं रख सकते हो। अगर आप यहाँ y का मान 0 रख दोगे तो भाई पूरा मान 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप y का मान प्लस की संख्या रखोगे, जैसे आप 2 रख लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 और भाई संख्या माइनस की हो जाएगी। अगर आप y का मान यहाँ माइनस रखोगे तब तो भाई पूरा ही माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, ना तो आप प्लस की वैल्यू रख सकते हो और ना ही माइनस की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन यहाँ आप 1 से छोटे मान रख सकते हो। y का मान ऐसा रखो जो 1 से छोटा हो, तो यहाँ पर संख्या धनात्मक आएगी। जैसे भाई यहाँ आप मान लो उदाहरण के तौर पर, अगर आप y का मान 1/2 रख दो, तो यहाँ पे 1 से 1/2 घटेगा तो 1/2 बचेगा, ऊपर भी 1/2 है तो भाई संख्या प्लस की बचेगी। लेकिन अगर आप 1 से बड़ा मान रखोगे तब भी माइनस का आ जाएगा, अगर 0 से छोटा मान रखोगे तब भी माइनस का ही आ जाएगा। अर्थात जो y का मान है वह 0 और 1 के बीच का होना चाहिए, और हमने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यूज किए हैं। भाई क्लोज का मतलब है आपको 0 भी नहीं लेना है और 1 भी नहीं लेना है, अर्थात 0 और 1 के ना बीच की जो वैल्यू होती हैं केवल वही परिसर हो सकती हैं, उसके अलावा और कोई मान आप नहीं ले सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7 पे। हमारे पास यहाँ दो फंक्शन है f और g, दोनों ही रियल नंबर्स के बीच में है, वास्तविक संख्याओं में। fx का मान है x+1 और gx का मान है 2x-3। ठीक है, हमें यहाँ पहले मान निकालना है f प्लस g का। भाई जैसे ही आपको f प्लस g का मान निकालना हो तो आप ना इसको ऐसे लिख लिया करो, f प्लस जी एक्स। इसे आप लिख सकते हो fx प्लस जी एक्स। अब यहाँ मान रख दो, fx का मान है x+1 और gx का मान है 2x-3।
भाई यहाँ जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2। ये हो गया हमारा f प्लस जी का मान। फिर निकालना है f माइनस जी एक्स, तो भाई इसको निकालोगे fx और माइनस जी एक्स करके, ठीक है, मान रख लो बस। x प्लस 1 माइनस करके रखोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 2x प्लस 3, यहाँ घटा लो तो आ जाएगा माइनस एक्स और 3x 4। तो ये हो गया हमारा माइनस एक्स प्लस 4। फिर हमें मान निकालना है f अपॉन जी, तो भाई इसको भी आप ऐसे लिखोगे इस प्रकार से करके, तो भाई इसका मान हो जाएगा fx अपॉन जी एक्स करके। अब fx का मान है x प्लस 1 और इसका मान है 2x माइनस 3, ठीक है, मान तो आ गया, लेकिन इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सो आप यहाँ लिख दो कि कभी भी x का मान 3/2 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मान f अपॉन जी एक्स का, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से भाई सवाल नंबर 7 भी हो गया। जो ये वाले हैं इनके भाई सूत्र आपको हमने पढ़ाए थे कि जब जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, घटाना है, गुणा है, भाग करना है। भाई दो फलनों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आपको हमने पढ़ाया था। ये भाई वही सूत्र हमने यहाँ पर यूज किए हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं 8वें सवाल पर। अब आ जाओ भाई प्रश्न नंबर 8 पे। कह रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है 1,1, 2,3, 0,-1 और -1,-3, ठीक है भाई। फिर हमें फंक्शन x का भी मान पता है, ax प्लस b है। तो कह रहा है कि a, b के मान बताओ, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर आपने भाई फलन को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको भाई एक बात यहाँ क्लियर है कि 1,1 का मतलब क्या होता है। भाई 1,1 का मतलब है ये पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला fx का मान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो 1,1 पर, भाई यहाँ x का मान 1 है और fx का भी मान 1 है, और यहाँ fx का मान क्या है, fx का मान है ax प्लस b। जरा रख के देखो भाई, तो fx का मान हो गया 1 और यहाँ मान रखो x का तो हो जाएगा 1। सो भाई घुमा फिरा के आ जाएगा a प्लस बी बराबर 1 और समीकरण नंबर 1 डाल दो इसे। भाई x का मान 1 रख दिया, fx का मान 1 रख दिया। ये कब निकाला है, 1,1 पर। आगे चलो और भाई निकाल लो 2,3 पे, या भाई चाहो तो निकाल लो 0,-1 पे। भाई 0 पे निकालना तो काफ़ी आसान रहेगा, सीधे ही उत्तर आ जाएगा। देखना कैसे, यहाँ लिख लो 0,-1 पर। भाई आप किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर पर मान निकाल सकते हो, ठीक। अब यहाँ x बराबर 0 है और fx बराबर जो है वो -1 है, और fx का मान है हमारे पास ax प्लस b। x का मान 0 रखोगे तो यहाँ b आ जाएगा, fx का मान है -1 बराबर b। तो भाई b का मान क्या आ गया, -1। अब b का मान आप यहाँ रख दो, कैसे रखोगे, a प्लस बी बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा a -1 बराबर 1, तो भाई a बराबर आ जाएगा 2। तो भाई b का मान आ गया -1 और a बराबर आ गया 2, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप a और b के मान निकाल सकते हैं। भाई हमने 1,1 यूज किया है और 0,-1। आप कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर लेकर मान निकाल सकते हो। बस भाई 0 लेने से क्या हुआ कि आसान समीकरण बन गया और भाई सीधे ही मान निकल आया, ठीक। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पे। हमारे पास कोई रिलेशन है, कह रहा है कि r बराबर a, b इस प्रकार है कि a और b जो है वह n को बिलोंग करते हैं। n होता है नेचुरल नंबर्स, और भाई हमें संबंध पता है a बराबर b², ठीक है। फिर यहाँ 3 स्टेटमेंट हैं और भाई हमें बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। भाई हमारे पास रिलेशन है a बराबर b², ये रिलेशन है a, b का, ठीक। फिर कह रहा है कि क्या a, r को बिलोंग करेंगे, जहाँ जो a है वह नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। अर्थात
a कामा b जो है वो a बराबर b स्क्वायर है, तो क्या a कामा a r को बिलोंग करेगा? अब ध्यान देना है यहाँ पर, अगर a कामा a r को बिलोंग करेगा तो भाई a बराबर a स्क्वायर होना चाहिए, भाई a बराबर b स्क्वायर। तो a बराबर a स्क्वायर क्या संभव है? भाई संभव तो है, अगर आप a का मान 1 रख दो तो संभव है, लेकिन अगर 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो तो क्या संभव है? तो संभव नहीं है। तो भाई यहां लिख देंगे फॉर ऑल जो a है वह n को बिलोंग नहीं करेगा, अर्थात a बराबर a स्क्वायर के लिए जो है जरूरी नहीं है कि भाई ये सब पे लागू हो जाए। a बराबर 1 पे तो लागू हो रहा है, लेकिन 2 पे लागू नहीं होगा। अब भाई 1 के अलावा और किसी भी नेचुरल नंबर पे लागू नहीं होगा। सो ये वाला फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट है यह फॉल्स है। ठीक है भाई, जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा यह स्वतुल्य संबंध है। अगर यह एक रिलेशन है तो यह वाला स्वतुल्य संबंध है, अर्थात यह वाला जो संबंध है वह स्वतुल्य नहीं है। ये वाला जो है वह सममित है, इसमें संख्याएं उल्टा करके लागू हो जाएं तब, जैसे a कामा b अगर r को बिलोंग करता है तो क्या b कामा a भी r को बिलोंग करेगा? इसे हम कहते हैं सममित संबंध। देख लो जरा, अगर a बराबर b स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या b बराबर आप a स्क्वायर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो आप। अगर a बराबर b स्क्वायर है तो b बराबर a स्क्वायर आप नहीं लिख सकते हो, और अगर नहीं लिख सकते हो तो भाई ये वाला भी फॉल्स होगा, यह वाला भी सत्य नहीं है। ठीक है, अर्थात a कामा b अगर r में है तो b कामा a r में नहीं होगा, सत्य नहीं है, तो यह वाला सममित संबंध भी नहीं होगा। और ये वाला हमारे पास है संक्रामक संबंध। कह रहा है अगर a कामा b r में है, b कामा c r में है, तो क्या a कामा c r में होगा? ध्यान दीजिएगा, a कामा b का मतलब है a बराबर b स्क्वायर, b कामा c का मतलब है b बराबर c स्क्वायर। अब यहां से जरा मान उठा लो, a बराबर है b स्क्वायर, b बराबर है c स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से b का मान क्या है? c स्क्वायर, यहां पे रख लो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे a बराबर, भाई b का मान c स्क्वायर है और एक बार और स्क्वायर कर दो तो a बराबर आ जाएगा c की पावर 4, जबकि a कामा c के लिए a बराबर c स्क्वायर होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ a बराबर c की पावर 4 आ गया है। तो ये वाला भी फॉल्स होगा, अर्थात ये वाला जो रिलेशन है वह ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। भाई ये वाले संबंध आपको कक्षा 12 में पढ़ाए जाएंगे और वहां पर संबंध एवं फलन नाम का पहला चैप्टर होगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 10 पे। हमारे पास क्या है भाई? दो समुच्चय हैं, एक है a एक है b। 1 2 3 4 a में है और b में है 1 5 9 11 15 16। फिर भाई हमें एक f पता है, 1 कामा 5 2 कामा 9 3 कामा 1 4 कामा 5 और 2 कामा 11। ठीक है भाई, तो अभी यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट पता है। पहला कह रहा है कि जो f है वह a से b में संबंध है, हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। फिर कह रहा है कि जो f है वह a से b में फलन है, हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो भाई आप चाहो तो इसको मैपिंग से भी बता सकते हो। ये मान लो a है और ये वाला है b। ठीक है भाई, यहाँ है 1 2 3 4, ये वाला भाई कुछ बड़ा बना लो। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ है 1 5 9 1 5 9 11 15 16। क्लियर हो गया? अब भाई यहाँ देखो, 1 का 5 से है तो 1 का 5 से हो गया, 2 का 9 से हो गया, 3 का 1 से हो गया, 4 का 5 से हो गया, फिर भाई 4 का 5 से हो गया
और भाई 2 का 11 से हो गया, इस प्रकार से। अब कहना है कि यहाँ पर संबंध है या फलन है, आपको भाई बताना है। जो हमारा f है वह संबंध है या फलन है, आपको बताना है। अब भाई देखो, आप संबंध को कैसे पहचानोगे? भाई संबंध को पहचानने का एक ही तरीका होता है कि जो f है वह हमेशा a क्रॉस b का सबसेट होना चाहिए। अगर जो f है a क्रॉस b का सबसेट है तो वह संबंध होगा। जैसे देख लो, यहाँ 1,5 आएगा, आ जाएगा, 2,9 बन जाएगा, 3,1 बन जाएगा, 4,5 बन जाएगा, 2,11 बन जाएगा। अर्थात अगर आप a क्रॉस b निकालोगे तो उसमें ये लोग आपको मिल जाएंगे। अगर f जो है वह a क्रॉस b का सबसेट है तो वह संबंध होगा, और ये वाला चीज ट्रू लिखी है। क्लियर हो गया भाई? एक ही तरीका है कि सबसेट अगर है a क्रॉस b का तो संबंध है, वरना नहीं है। लेकिन फलन में ये नियम होता है कि जैसे ही कोई फंक्शन लिखा हो उसमें कोई भी 2 डोमेन समान नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख लो, 2 और 2 समान हैं, तो आप यहाँ लिख दोगे कि f में 2 डोमेन 2,9 और 2,11 में समान है, इसलिए ये फलन नहीं होगा। यहाँ पर भी देख सकते हो, 2 की इमेज 9 भी है, 2 की इमेज 11 भी है। भाई 2,9 भी है और 2,11 भी है, जबकि कोई भी 2 डोमेन समान नहीं होने चाहिए। अगर समान निकल गए तो भाई समझ जाओ वह फलन नहीं होगा, और ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10। अब भाई प्रश्न नंबर 11 पे आ जाओ। हमारे पास कोई f दिया हुआ है a b कामा a प्लस b। फिर कह रहा है कि जो a और b हैं दोनों z को बिलोंग करते हैं। z अर्थात समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। तो आपको ये बताना है कि क्या f जो है वह फलन है। तो भाई चेक करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है कि आप ना f के मान निकाल लो। अगर कोई 2 रेंज के लिए डोमेन के मान समान होंगे तो फलन नहीं है। अगर हर एक रेंज के लिए डोमेन का मान अलग अलग है तो फलन होगा। जैसे भाई यहाँ पर मान है ए बी कामा a प्लस b। ठीक है भाई, ऐसे आप ना जोड़े बना लो। और a और b क्या है? समस्त पूर्णांक है। अब ध्यान देना, a बराबर 0 ले लिया, b बराबर ले लिया 1, तो a b का मान क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। आ गया, ये भी f में है, ध्यान रखना। फिर अगर आप a बराबर 0 ले लो और b बराबर 2 ले लो तो a b का मान तो 0 ही हो जाएगा, और जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। अब भाई इन दोनों को ना बड़े ढंग से देखो, दोनों ही f में आ जाएंगे। यहाँ देखो, 1 के लिए डोमेन 0 है, 2 के लिए डोमेन 0 है। अर्थात किन्हीं 2 रेंज के लिए डोमेन के मान अगर समान निकल आए तो वह फलन नहीं होगा। हर एक रेंज के लिए डोमेन का मान अलग अलग होना चाहिए तो वो फलन होगा, वरना वो फलन नहीं है। अर्थात भाई यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11। भाई बहुत ही सिंपल है, केवल आपको थोड़ी सी ना भाषा लिखनी है यहाँ पर बस। अब भाई आ जाओ इसके आखिरी सवाल पे, प्रश्न नंबर 12 पे। a बराबर लिखा हुआ है 9, 10, 11, 12, 13। हमारे पास भाई कोई समुच्चय है। एक हमारे पास फंक्शन है जो कि a से n में है। ठीक है भाई, अब फंक्शन का मान क्या है? fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक। तो हमें भाई f का परिसर निकालना है। भाई परिसर का मतलब होता है fn का मान। ठीक है, जो फंक्शन का मान आएगा वो होगा परिसर। जैसे कि भाई अब हमें n के मान यहाँ से लेने हैं। ठीक है, अगर आप 9 ले लो तब ध्यान देना, सबसे पहले आप निकालो f9 का मान। तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा? 9 का महत्तम अभाज्य गुणक। ठीक है भाई, तो यहाँ लिख लो चाहो तो आप 9 का महत्तम अभाज्य गुणक, ये हो जाएगा हमारा f9। अब जरा भाई 9 का महत्तम अभाज्य गुणक निकालो जो भाई अभाज्य भी हो। तो भाई 9 का होगा 3 गुणे 3, अर्थात भाई यहाँ पे आ जाएगा 3। f9 का मान आ जाएगा 3। भाई 9 का महत्तम अभाज्य गुणक 3 होगा। ऐसे ही f10 का मान निकालो तो क्या हो जाएगा? 10 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो भाई क्या होता है 10, 2 गुणे 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। 10 का महत्तम अभाज्य गुणक होगा 5। फिर भाई मान निकालो f11 का, यहाँ लिख लो 11। भाई इस प्रकार से पूरा लिख देना। अब भाई 11 का तो आप 1 गुणे 11 ही लिख सकते हो, तो इसका मान 11 आ जाएगा। फिर 12 पे आ जाओ, f12, यहाँ लिख लो 12 का महत्तम गुणक, तो क्या हो जाएगा भाई? 2 गुणे 2 गुणे 3। सबसे बड़ा कौन आ गया? भाई 3 आ गया। फिर 13 है तो निकाल लो भाई f13, तो यहाँ लिखोगे 13 का महत्तम अभाज्य गुणक। भाई 13 को हम 1 गुणे 13 ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। अब जो हमारे फंक्शन के मान हैं वही परिसर होंगे। तो भाई यहाँ पे परिसर क्या हो जाएगा? लिखोगे परिसर बराबर, वहाँ है 3, 5, 11, 3, 13।
ये हो जाएंगे हमारे परिसर के मान। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12। और भाई ये हमारी विविध प्रश्नावली खत्म हो गई है। तो भाई इस प्रकार से कक्षा 11 में हमने दूसरा चैप्टर क्लियर करा दिया है। अब भाई अगले वीडियो में हम आपको तीसरे चैप्टर की शुरुआत कराएंगे।